गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर व बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। हम ठोस विलयनों की बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक जो था वो ठोस विलयनों का स्टार्ट हुआ था, जिसमें दोनों ही पदार्थ थे वो ठोस की फॉर्म में ले रहे थे। एक था सर्वांगलनाक विलयन और एक है सर्वांगलनाक विलयन, जिसको हम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद में हमारा अगला सिस्टम आता है FeCl3 H2O सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, FeCl3 लेते हैं और H2O लेते हैं। उनके बीच का प्रोसेस होता है ये FeCl3 H2O लेकर के हम इस सिस्टम को कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है FeCl3 H2O सिस्टम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इस डायग्राम को बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने टेम्परेचर, यहाँ पर प्रतिशत संगठन रखा है, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। किसका? वाटर का। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर बर्फ में चेंज होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में, और FeCl3 हम ठोस फॉर्म में मिला रहे हैं। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्फ ली और उसके अंदर FeCl3 मिलाया। तो इसके अंदर जो फेरिक क्लोराइड जो FeCl3 हम मिला रहे हैं, तो इनके भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन पर हमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रेट प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला जो हाइड्रेट प्राप्त होता है रिएक्शन करने के दौरान Fe2 प्राप्त होगा, Fe2Cl6 12H2O, जिसको फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट कहा जाता है, जिसको फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट कहा जाता है। Fe2Cl6 12H2O में प्राप्त होता है। दूसरा जो हाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वो होता है Fe2Cl6 और 7H2O, जिसको बुलाता है हेप्टाहाइड्रेट, जिसको बुलाता है हेप्टाहाइड्रेट। और उसके बाद में Fe2Cl6 और उसके साथ 5H2O के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जिसको बोला जाता है पेंटाहाइड्रेट। ये फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट या Fe2Cl6 5H2O। तो तीसरा है हाइड्रेट आता है हमारे पास। तीसरा जो हाइड्रेट है वो है Fe2Cl6 5H2O, जिसको बोलाता है पेंटाहाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है, पेंटाहाइड्रेट। और उसके बाद में 4 नंबर पर हमें प्राप्त होता है 4H2O का मॉलिक्यूल, 4H2O, जिसको बुलाता है टेट्राहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वाटर लेंगे, यानी कि बर्फ़ लेंगे, और उसमें FeCl3 डालेंगे। बिंदु A पर उस बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसके अंदर हमने FeCl3 डाला। तो FeCl3 डालते ही उसके टेम्परेचर और कम हो जाता है, और कम होता है तो वो टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और बिंदु B पर पहुंच जाता है, जहां पर बर्फ़ और बिंदु B को इटेक्टिक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर जितनी भी ऊपर की कंडीशन है वहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास गलित अवस्था है या द्रवावस्था कह सकते हैं। तो हमें Fe2Cl6 12H2O प्राप्त होगा। धीरे धीरे FeCl3 H2O के या बर्फ़ के संपर्क में आएगा
दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन जैसे ही होगी वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के दौरान वो क्या करेंगे, Fe2Cl6 12H2O का निर्माण करेंगे। Fe2Cl6 12H2O का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम C बिंदु पर पहुंचेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा FeCl3 और डालेंगे, फिर दोनों रिएक्शन करेंगे, Fe2Cl6 7H2O बन जाएगा। फिर हम और डालेंगे, फिर उसके बाद में Fe2Cl6 5H2O बन जाएगा, फिर और डालेंगे Fe2Cl6 4H2O प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे FeCl3 बर्फ़ में मिलाते जाएंगे हमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रेट अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमें ऐसा करने पर ये 4 प्रकार के हाइड्रेट प्राप्त होते हैं। Fe2Cl6 12H2O को बोला जाता है डोडेकाहाइड्रेट, Fe2Cl6 7H2O को बोला जाता है हेप्टाहाइड्रेट, Fe2Cl6 5H2O को बोला जाता है पेंटाहाइड्रेट, Fe2Cl6 4H2O को बोला जाता है टेट्राहाइड्रेट। अब देखिए जैसे ही FeCl3 डाला टेम्परेचर नीचे हुआ, बिंदु B पहुंच गया और बिंदु B को यूटेटिक पॉइंट माना जाता है। फिर उसी प्रकार वापिस इन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के दौरान ये बिंदु C पर पहुंचे, फिर हमने FeCl3 और डाला थोड़ा सा, बिंदु D पर पहुंच गए। बिंदु D क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। फिर वापिस इसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर हमने FeCl3 डाला, वापस नीचे आया, टेम्परेचर F पर पहुंचा तो एक यूटेक्टिक पॉइंट। फिर वापस हमने FeCl3 डाला और फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ा और फिर उसके बाद में H पर पहुंच गया, फिर J पर पहुंच गया। इस तरीके से हमें जो यूटेक्टिक पॉइंट हमें प्राप्त होते हैं, यूटेक्टिक बिंदु जो हमें प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं। यूटेक्टिक बिंदु कौन कौन से प्राप्त होते हैं, हमें B प्राप्त होता है, D प्राप्त होता है, F प्राप्त होता है और H और I। तो इस तरीके से B, D, F, H और I, तो इस प्रकार हमें ये 5 बिंदु यूटेक्टिक पॉइंट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये 5 बिंदु हमें यूटेक्टिक पॉइंट के रूप में प्राप्त होते हैं। 5 बिंदु यूटेक्टिक पॉइंट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये जो हमारे पास जो सिस्टम है FeCl3H2O का सिस्टम जो है, ये एक सर्वांग गलनांक वाला सिस्टम माना जाता है। एक निश्चित गलनांक पर ही ये विघटित होता है, गलनांक बिंदु पर, जिसके अंदर 5 हमें यूटेक्टिक पॉइंट प्राप्त होते हैं। और ये यूटेक्टिक पॉइंट होते हैं वो 3 परावस्थाओं को साम्यावस्था में शो करते हैं और 3 परावस्थाएं साम्यावस्था में हैं तो स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आएगा। कंपोनेंट 2 परावस्थाएं 3 + 1 तो F बराबर क्या आ जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा H और बिंदु होगा। तो बिंदु B, D, F, H और I ये क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट है। H और बिंदु है, H और सिस्टम माना जाएगा। 3 परावस्थाएं साम्यावस्था में होंगी यहाँ पर हमें। अब यूटेक्टिक बिंदु B पर हमें ठोस Fe2Cl6 12H2O पृथक हो जाएगा और 3 परावस्थाएं बन जाएंगी। और जो फिर उसके बाद में FeCl3 डालते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते वक्र के अंदर बहुत सारे विचलन आते जाएंगे और बिंदु B पर आने के बाद में ये टेम्परेचर बढ़ेगा, बिंदु C पर आ जाएगा और बिंदु D पर आ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि B, C और CD जो वक्र है यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होंगे, डोडेकाहाइड्रेट प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है इन 5 यूटेक्टिक पॉइंटों के साथ साथ हमें B, C और CD पर क्या प्राप्त होंगे, Fe2Cl6 12H2O प्राप्त होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है वहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में दूसरा है हमें डी ई और ई एफ, क्योंकि डी यूटेक्टिक पॉइंट है, डी से ई तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ई से एफ तक कम होगा, तो डी और एफ के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें Fe2Cl6 7H2O प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में F एक यूटेक्टिक पॉइंट आ गया, F से लेके G और G से लेके H तक, तो तीसरा FG और GH तक Fe2Cl6 5H2O तक हमें ये प्राप्त होगा। और उसके बाद में Fe2 अब HI से और IJ तक हमें Fe2Cl6 4H2O प्राप्त होगा। ये हाइड्रेट हमें प्राप्त होंगे। इसको बोला जाएगा डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट हमें प्राप्त होंगे। अब देखिए ये 4 प्रकार के हाइड्रेट हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं J तक। J के बाद में जो बकर है J और K, ये किसको शो कर रहा है Fe2Cl6 को, या फिर अपने कह सकते हैं FeCl3 सॉल्यूशन प्राप्त होगा हमें। और धीरे धीरे जैसे जैसे FeCl3 मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करते रहेंगे और हमें इस प्रकार के हाइड्रेट प्राप्त होंगे। अब हम इसी बकर के अंदर समतापी वाष्पन की बात करें, एक निश्चित टेम्परेचर पर इनका वाष्पन, समतापी का मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होगा, ABCDEFGH इस टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं ये चीज़ें। तो जिसको स्थिर टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन का वाष्पन होने दिया जाए तो उसका संगठन A से H तक प्राप्त होता है हमें, और A से H तक प्राप्त होता है, तो जिसमें बिंदु A से B तक विलयन का लगातार सांद्रण हो रहा है। A से B तक सांद्रण हो रहा है क्योंकि नीचे ही शो हो रहे हैं, ग्राफ सांद्रण हो रहा है, वो मिल रहे हैं आपस में। और उसके बाद में बिंदु B पर पहुंचेंगे और उसमें डोडेकाहाइड्रेट पृथक हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, बिंदु C पर पहुंचेंगे और संगठन वही रहेगा और इस प्रकार धीरे धीरे वाष्पन होने लगेगा। फिर हमें Fe2Cl6 7H2O प्राप्त होंगे, फिर हमें Fe2Cl6 5H2O प्राप्त होंगे, Fe2Cl6 4H2O प्राप्त होंगे और लास्ट में हमें FeCl3 का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये था FeCl3H2O सिस्टम, जिसके अंदर दोनों ही प्रावस्थाएं ठोस ली जाती हैं और ठोस लेकर के हम इस सिस्टम को करते हैं, जिसको बोला जाता है FeCl3H2O सिस्टम। काफ़ी बड़ा सिस्टम और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करने पर थोड़ा आसान भी हो सकता है कि सबसे पहले हम ठोस अवस्था के रूप में बर्फ़ लेते हैं और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वहाँ पर पानी की बर्फ़ होती है। जैसे ही FeCl3 डालते हैं तो एक बार FeCl3 उसके टेम्परेचर को कम कर देता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर FeCl3 मिलाते हैं, फिर बढ़ता है, फिर FeCl3 मिलाते हैं। इस प्रकार हमें अलग अलग प्रकार के 4 हाइड्रेट हमें प्राप्त होते हैं, जिनको डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट कहा जाता है। और हमें इतने प्रकार के यूटेक्टिक पॉइंट प्राप्त होते हैं और जो सर्वांग गलनांक के पॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है C हो गया हमारे पास में, फिर E हो गया, फिर G हो गया, फिर H हो गया, फिर K हो गया। तो 5 प्रकार के ही हमें सर्वांग गलनांक के बिंदु प्राप्त होते हैं। ये था हमारा FeCl3H2O सिस्टम।
उसके बाद में हम एक सिस्टम और पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है NaClH2O सिस्टम। जिसको क्या बोला जाता है? NaClH2O सिस्टम। तो अगला हमारा आता है NaClH2O सिस्टम। पहले डायग्राम बनाती हूँ मैं। ABCDEFGH। ये NaClH2O सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर हमने टेम्परेचर को लिया है, यहाँ हमने संगठन को लिया है, जिसके अंदर हम सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बर्फ़ लेते हैं, उसके अंदर नमक मिलाते हैं। यानी कि NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार से क्या होता है? नमक ही होता है। और ये दो भी मिलाते हैं तो हमें 4 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर क्या होती है? 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। पहला हमारे पास हम क्या ले रहे हैं? बर्फ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास H2O है, यानी कि किस फॉर्म में है? बर्फ़ की फॉर्म में है। दूसरा हमारे पास में क्या है? NaCl है, वो भी किस फॉर्म में है? ठोस की फॉर्म में है, ठोस NaCl। तीसरा हमारे पास क्या है? दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। और चौथा क्या बनाएंगे? NaCl रिएक्शन करके NaCl2H2O बनाएंगे। तो सबसे पहले बर्फ़ और ठोस NaCl, विलयन और NaCl2H2O सिस्टम इस तरीके से होगा। टेम्परेचर और संगठन के बीच में ये ग्राफ बनेगा जिसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसका जो बर्फ़ का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और जब जैसे ही इसमें NaCl मिलाया जाता है तो एक बार इसका टेम्परेचर कम होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जब NaCl और बर्फ़ आपस में मिलते हैं तो एक संतृप्त विलयन का निर्माण होता है और NaCl2H2O का निर्माण करते हैं। ऊपर जो होता है वो असंतृप्त विलयन होता है और B बिंदु होता है वो यूटेक्टिक बिंदु माना जाता है।
तो इस तरीके से NaCl H2O सिस्टम के अंदर अलग अलग हमें बकर या क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकर AB की। बकर AB की बात करें हम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बर्फ़ है यहाँ पर। जैसे ही इसमें NaCl मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो है वो बर्फ़ का हिमांक बिंदु है या जल का हिमांक बिंदु है जिस पर बर्फ़ जम जाती है। जैसे ही NaCl मिलाते हैं तो एक बार इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होता है इसलिए हिमांक में क्या आ गया, अमनमन आ गया। अमनमन को प्रदर्शित करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर बर्फ और संतृप्त विलयन साम्यावस्था में है तो P का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और P का मान 2 है तो F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो F बराबर 2 ही तो कंपोनेंट है, 2 ही प्रावस्था है, 1 तो F का मान कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या होगा, एक चर सिस्टम होगा, एक चर सिस्टम माना जाएगा। बकर AB की बात की हमने। फिर उसके बाद में बकर AB के बाद में यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए तो हम बिंदु B की बात करते हैं। और बिंदु B पर B यूटेक्टिक पॉइंट माना जाता है जहाँ पर बर्फ NaCl2H2 और असंतृप्त विलयन 3 प्रावस्थाएं समय में होती है, जिसको गलन क्रांतिक बिंदु भी कहा जा सकता है। तो P का मान 3 आएगा तो F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो बराबर 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक अचर बिंदु माना जाएगा। उसके बाद में बकर BC बिंदु B पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है, बर्फ़ गायब होनी स्टार्ट हो जाती है और NaCl2H2O बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसको एक विलीयता बकर भी कहा जा सकता है, जो बकर BC है जिसको विलीयता बकर भी कहा जा सकता है, जहाँ पर प्रावस्था का मान 2 आता है। तो F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। और इस प्रकार ये क्या होगा, एक अचर सिस्टम माना जाएगा। यानी कि ये जो स्वतंत्रता कोटि है उसका मान क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और उसके बाद में बकर CD ये CD को शो कर रहा है। तो ये बकर CD पर क्या होता है, अनादर NaCl प्रकट हो जाता है, क्योंकि बिंदु C से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो NaCl2H2 स्थायी रूप से प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। और CD बकर को ठोस अनादर या NaCl विलयन, अनादर NaCl व सॉल्यूशन जो होते हैं वापस में साम्यावस्था में होते हैं। तो P का मान कितना आता है, 2 आता है। तो स्वतंत्रता कोटि का मान C माइनस P प्लस 1, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 बराबर F बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये भी क्या होगा, एक अचर सिस्टम माना जाएगा। और उसके बाद में बिंदु C की हम बात करें तो बिंदु C के अंदर क्या होता है, बिंदु C पर हमें NaCl2H2 जो प्राप्त होता है हमें वो बिंदु C पर प्राप्त होता है। 0.15 वैसे तो बिंदु B पर ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन बिंदु C तक प्राप्त होता रहता है। और बिंदु C 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ पर हमें NaCl जो होता है वो अस्थायी रूप से रहता है, यानी कि NaCl अनादर के रूप में प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास NaCl2H2 है, मान लो अनादर का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, NaCl अनादर फॉर्म में प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा हमें बिंदु C पर। किस पर, बिंदु C पर। और उसके अलावा इसके अंदर कई क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। तो कुल क्षेत्रों की बात करें हमें तो पहला क्षेत्र हमें कहाँ प्राप्त होता है, ABE क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, BGF क्षेत्र, BFG क्षेत्र, कैसे लिख दो जी। उसके बाद में तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ABC क्षेत्र, ठीक है। चौथा क्षेत्र क्या हो जाएगा, CDHG क्षेत्र। और पांचवा क्षेत्र हो जाएगा EFMN क्षेत्र, ये क्षेत्र हो जाएंगे। तो ABE क्षेत्र बर्फ और संतृप्त विलयन साम्यावस्था में,
तो प्रावस्था का मान 2 आ रहा है। ए बी सी क्षेत्र असंतृप्त विलयन क्षेत्र है, ए बी सी डी क्षेत्र आएगा, ए बी सी डी क्षेत्र। तो असंतृप्त विलयन प्रावस्था का मान 1, सी डी जी एच 2 है, तो प्रावस्था का मान 2, बी सी जी एफ क्षेत्र, बी सी एफ जी क्षेत्र, यहाँ भी प्रावस्था का मान 2, ए बी सी डी क्षेत्र असंतृप्त विलयन, सी डी एच जी क्षेत्र 2, ई एफ एम एन क्षेत्र, यहाँ 3 प्रावस्थाएं शामिल में, मतलब बीच में तो 2 ही हैं, बिंदु बी पर सी है, 3 है, मतलब यहाँ 2 प्रावस्थाएं, तो लगभग क्या होती है सबके अंदर 2 प्रावस्थाएं आ रही हैं और 5 प्रकार के हमें इस ग्राफ के अंदर क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो ये था NaClH2O सिस्टम, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बर्फ़ लेते हैं और उसमें NaCl डालते हैं। बर्फ़ जब लेते हैं तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, मान टेम्परेचर का। जैसे ही NaCl मिलाते हैं एक बार टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे इस टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है और NaClH2 आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान NaCl2H2O की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें 4 अवस्थाएं मिलती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। H2O लेते हैं, बर्फ़, ठोस NaCl लेते हैं, विलयन लेते हैं NaCl2H2O, बक्कर ए बी बक्कर जो होता है वो जल का हिमांक बिंदु होता है जहाँ पर हमें बर्फ़ प्राप्त होती है। जैसे ही NaCl मिलाते हैं टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, इसलिए इसको हिमांक मनमन भी कहा जा सकता है। तो प्रावस्था का मान 2 आता है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1, तो एक चर सिस्टम माना जाता है। बिंदु बी ये बिंदु होता है जहाँ पर बर्फ NaCl2H2 और ये सॉल्यूशन, 3 प्रावस्थाएं समय में होती हैं, तो P का मान 3 आता है और P का मान 3 है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आता है और एक अचर सिस्टम माना जाता है। बक्कर बी सी के अंदर प्रावस्था का मान 2 आता है, स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आता है। बक्कर सी डी जो बक्कर है वहाँ पर हमें NaCl और संतृप्त विलयन प्राप्त होते हैं और यहाँ भी प्रावस्था का मान 2 आता है, स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आता है। बिंदु सी जो होता है वहाँ पर हमें प्रावस्था का मान 1 ही प्राप्त होता है और 2 प्राप्त होता है, स्वतंत्रता कोटि का मान 1 प्राप्त होता है। बिंदु सी पर NaCl2H2 जो होता है NaCl अनादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद में क्षेत्र, इस ग्राफ के अंदर हमें 5 प्रकार के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले ए बी ई क्षेत्र, जिसमें 2 चीज़ें साम्यावस्था में, ए बी सी डी क्षेत्र जिसमें एक प्रावस्था साम्यावस्था में है और सी डी एच जी क्षेत्र जहाँ भी 2 प्रावस्थाएं साम्य में है, बी सी डी जी एफ क्षेत्र जहाँ भी 2 प्रावस्थाएं साम्य में है और ई एफ एम एन क्षेत्र यहाँ पर भी 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं और जब 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आता है और यह एक अचर सिस्टम माना जाता है। अब देखिए अनादर फॉर्म में हमें बिंदु सी पर जो अनादर फॉर्म में NaCl प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो NaCl और H2O से बना जो विलयन मानो या जो पदार्थ होता है वो होता है NaCl2H2O। तो NaCl2H2 इतना अस्थायी होता है कि अपने गलनांक से न्यूनता पर भी दूसरे ठोस या द्रव में अपघटित हो जाता है, तो इसलिए इसे असर्वांग गलनांक कहा जाता है। तो ये जो विलयन है वो क्या है, असर्वांग गलनांक वाला विलयन माना जाता है। असर्वांग गलनांक वाला विलयन माना जाता है क्योंकि हमने ठोस विलयन के 2 पॉइंट किए थे। सर्वांग गलनांक जो अपने गलनांक बिंदु से ऊपर या नीचे कभी विघटित नहीं होता और सर्वांग गलनांक असर्वांग गलनांक जो अपने गलनांक बिंदु से पहले